Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I am your YouTube teacher whose name is Umesh Ramdale. No need to tell you, we are watching our YouTube channel Socially Social. So today we are moving the next part 2 of chapter number 2, sectors of the Indian economy. So dear students, when we are talking about the sectors of the Indian economy part 2, this part is not given in the textbook. ये वाला जो पार्ट है ऐसा पार्ट 2 आपको टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं मिलेगा, मगर क्योंकि इस पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हमारे वीडियोस के फॉर्म में, दैट्स व्हाई फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग आई मेंशन हियर पार्ट 2. तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फर्स्ट lecture or in the first video we have seen beginning portion of the chapter number 2 sectors of the Indian economy. और हमने क्या देखा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके सेक्टर्स हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. और कौन से बेसिस पर डिवाइड किया था, बिल्कुल आपको आपने कमेंट्स करके भी मुझे बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज. एंड on the basis of nature of activities we classify all sectors in 3 categories like primary sector, secondary sector and tertiary sector. So इतना हमने रिकैप ले लिया है और भी दिए थे हमने कि all these three sectors primary, secondary and tertiary are interdependent, are interlinked, जो क्या है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. मीन्स डेवलपमेंट ऑफ वन सेक्टर इज अल्टीमेटली द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर. तो ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में देखे थे. होप अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है. सोशली सोशल आप सर्च करिए और वहां पर हमारा वीडियो पाइए. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो तीनों जो सेक्टर्स है इनको हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. 3 सेक्टर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. अब कंपेयर अगर करते तो जाहिर सी बात है कि उसका क्या करते हैं हाँ, क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ चीजें लेते हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से बेसिस पर है. तो when we are talking about the comparison of 3 sectors whether primary, secondary or tertiary, तो हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कंपेयरिंग करते समय कि which sector is more dominant and which one is small in size. ये कौन से बेसिस पर करेंगे, this will done on the basis of बोलिए प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे. अब जब तीनों सेक्टर को अगर कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि तीनों सेक्टर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, विच इज डोमिनेंट एंड विच इज स्मॉल इन साइज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका फाइनल वैल्यू क्या है, उस सेक्टर का फाइनल वैल्यू क्या है ये निकालना पड़ेगा. मगर जब हम फाइनल वैल्यू जब निकालते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड. वो क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या करें फिर, एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. अब मान लेते प्राइमरी सेक्टर में इतनी सारी एक्टिविटीज है, अलग अलग हमने एग्जांपल्स दिया था. तो एक अगर एक्टिविटीज अगर काउंट करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की एक एक्टिविटीज काउंट करते हैं, हाँ बाइक्स इतनी है, कार्स इतनी है, फिर ये इतनी है, वो उतनी है, और नेल्स वगैरह गिनते हैं, खिले वगैरह. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो जब हम बोलते हैं कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि सर दिस इज टू मच टफ टास्क, और कुछ तो ये भी बोलते हैं दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क. और सेम चीज ये हम नहीं बोल रहे, सेम चीज और सेम थिंग्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. बस हमें उनको बहुत ही इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कराने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं. तो आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना. एक चीजें अगर हर सेक्टर के अगर काउंट करने जाए तो टोटल हमें गुड्स और सर्विसेज को कैलकुलेट करने में शायद ही जमाना लग जाए. और सेंसस हमें कितने साल में पब्लिश करना होता है, हर 10 साल में पब्लिश करना होता है. हर चीजों का एनुअली क्या करना होता है, रिकॉर्ड होता है. तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी.
तो यहाँ पर ये देखेंगे कि so many thousands of goods and services are produced in our country, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड so many goods and services, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होते हैं। एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ही के क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल लेते हैं। वहां पर एग्जांपल लिया है बिस्किट्स का। किसका? बिस्किट का। अब बिस्किट की अगर बात करते हैं, आप सभी खाते हैं, हाँ जी, जब भी बिस्किट की बात करते हैं तो अलग अलग आपके जो फेवरेट जो फ्लेवर्स होंगे उनके नाम आपको याद आ रहे होंगे। बिस्किट की सब बात करते हैं तो बिस्किट के सबसे पहले क्या लगेगा व्हीट से बनेगा, तो व्हीट लगेगा। देन उसके बाद में वहां पर हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल, शुगर ऐड करेंगे और अलग अलग क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। तो यहां पर ये बोला है कि जब हम क्या करते हैं टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं किसी भी सेक्टर का, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना, क्योंकि एक चीज अगर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो बड़े हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ये हमें चीज ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है कि फाइनल वैल्यू को ही क्या करना है, ध्यान में रखना है। हमें किसको ध्यान में रखना है, फाइनल गुड्स, या अगर सर्विसेज की बात करें तो फाइनल सर्विसेज की ही हमें क्या करना है, बात करना है, रेदर देन इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बिस्किट का एग्जांपल दिया है तो क्या करेंगे, बिस्किट अगर हम बोलते हैं कि सर ये 10 रुपीज का पैकेट है, कितने रुपीज का पैकेट है, 10 रुपीज का पैकेट है। जब ये 10 रुपीज के पैकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आया है, अभी हमने बोला है कि बिस्किट बनाने के लिए व्हीट का यूज होता है, थोड़ा सा ऑयल का भी यूज होता है, शुगर का यूज होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, तो इंटरमीडिएट्स का यूज होता है। तो उनका हम क्या नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस 10 रुपीज में उनकी भी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी ऐड है, ऐड है। इसलिए जो हम 10 रुपए एक बिस्किट पैकेट को, तो फिर जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं उनका भी वैल्यू यहाँ पर क्या गया है, ऐड हो गया है। सो व्हाट टू कीप इन माइंड कि हमें क्या करना है, वी हैव टू इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन द इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस प्रकार से समझ गया। अब यहाँ पर देखेंगे फाइनल गुड्स या सर्विसेज, प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स, तो प्राइमरी सेक्टर में टोटल कितनी फाइनल गुड्स है उसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर का टोटल इनकम निकल जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर का अगर फाइनल गुड्स का अगर क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो हमें फाइनल इनकम किसका मिल जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का मिल जाएगा। देन टर्सरी सेक्टर का अगर फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो उसका भी क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वैल्यूएशन मिल जाएगा। और जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का टोटल क्या निकल जाएगा, हमारे पास में इनकम निकल जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के टोटल इनकम मिलाकर होती है जीडीपी। क्या होती है, जीडीपी। अब जीडीपी ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बात किए थे, चैप्टर नंबर 1 में भी बात किए थे। तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में, द सम ऑफ प्राइमरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, इनको क्या होता है, मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, जीडीपी बनता है। अगर नोट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से नोट करिए, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स प्रोड्यूस जीडीपी। क्या, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स प्रोड्यूस जीडीपी। तीनों सेक्टर का जो सम होता है वो क्या करेगा, जीडीपी हमें इंडिकेट करेगा। आप अगर बोलते होंगे तो हम क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं, क्या, द सम ऑफ प्रोडक्शन कहां पर, इन द 3 सेक्टर, 3 आप THR लिखिएगा। 3 सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूस और इंडिकेट जीडीपी। तो तीनों सेक्टर का जो सम रहेगा वो क्या करता है,
हमें जीडीपी दिखाता है। और जाहिर सी बात है, जिस कंट्री का जीडीपी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, स्मॉल में साइज में बड़ा होता है, उस कंट्री को क्या बोलते हैं? डेवलप कंट्री बोलते हैं। देन जिसका कम होगा उसको अंडर डेवलप कंट्री बोलते हैं। जिसका ना बहुत ज़्यादा भी है ना बहुत कम है उसको डेवलपिंग कंट्री भी बोलते हैं। तो ये सारे जब चीज़ें देखते हैं तो जीडीपी में कहता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इनको कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना है? हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि वी हैव टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन इंटरमीडिएट गुड्स। हो ये पॉइंट क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। अब ये तीनों जो सेक्टर्स है, अब तीनों सेक्टर्स बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मगर अगर बोल भी देंगे तो अच्छा है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, इनका जो क्या हुआ है? इनका जो क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है या चेंज हुआ है, ये कैसा हुआ है? हिस्टोरिकल है। ये कैसा है? हिस्टोरिकल है। कैसा चेंज हुआ है आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर अगर करना है तो हमने क्या किया है? दो डायग्राम देने का प्रयास किया हुआ है। दो आपके पास में क्या है? ग्राफ्स है। दो ग्राफ्स की मदद से हम क्या करेंगे? ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, इसमें किस प्रकार के चेंजेस आए हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं करेंगे, जब हमारा टॉपिक होगा तो आपको समझ भी जाएगा। तो हिस्टोरिकल चेंज देखते हैं। यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। कब की बात कर रहे हैं हम? पहला बात कर रहे हैं 1973 एंड 74, और सेम वही जीडीपी का कैलकुलेशन कब का है? 2003 एंड 4। यहाँ पर हमने क्या किया? इंडेक्स भी दिया हुआ है। ये प्राइमरी सेक्टर, ब्लैंक अगर कुछ भी नहीं है तो दिस इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड डॉट जहां पर हमने दी इट इज टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पर देखिए 1973-74 की हमारी जो इंडियन जीडीपी थी, इंडिया की जो जीडीपी थी वो बिल्कुल ही कम थी। यहाँ पर 50,000 से स्टार्ट हुआ है, 50,000 करोड़ रुपीस। कहाँ पर? 50,000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपीस। देन 150, 250। बस समझने के लिए ये जो फिगर्स है, ये फिगर्स उतने मायने नहीं रखते। समझना ये है कि हमारी जीडीपी की क्या हुई है कंपेयर टू 1973 एंड 74 एंड 2013-14। हमारी जीडीपी ने क्या किया है? बहुत ज्यादा क्या किया है? ग्रो किया है। अब ये जीडीपी ने जब ग्रो किया है, अब जीडीपी बात फिर से बताने की आवश्यकता नहीं कि तीनों सेक्टर का क्या है? सम है। जब डीजीपी क्या बोलते हैं जीडीपी ने ग्रो किया है तो कितना ग्रो किया है? तो बहुत ग्रो किया है। लगभग हम ये बोलेंगे कि 7 to 8 टाइम्स क्या होगी? हमारी जीडीपी ग्रो हो गई है। ये जीडीपी अगर ग्रो हुई तो जीडीपी में तीनों सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल छोटा सा था जीडीपी में, उसका शेयर का 1973-74 में वही 13-14 में क्या हो गया है? बढ़ गया है। यानी प्राइमरी सेक्टर का क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। देन उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर देखेंगे तो उसका भी ग्रोथ है, मगर बात करेंगे कि 1973 एंड 74 में सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर था बिल्कुल नहीं के बराबर था। अभी क्या हो गया है? प्राइमरी सेक्टर से भी क्या दिखा रहा है? ज्यादा दिखा रहा है, प्लस में दिखा रहा है। तो एक क्या आ गया? चेंज आ गया। टर्शियरी सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर के लगभग बराबरी में दिख रहा था, वो सेकेंडरी सेक्टर से भी ज्यादा क्या हो गया है? ग्रो कर गया है। तो ये जो चेंजेस है, अब जाहिर सी बात है जिसकी जीडीपी बड़ी थी उसकी जीडीपी और उतने ही रेशो से बढ़ना चाहिए था। जिसकी जीडीपी कम बड़ी थी वो जीडीपी में उसका शेयर कम बढ़ना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। जिसका शेयर पहले क्या था? ज्यादा था, उसका ग्रोथ तो हुआ है, मगर उस रेशो में उसका ग्रोथ नहीं हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे ज्यादा जीडीपी में शेयर किसका बढ़ा हुआ है? इट इज टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका हुआ है? इट इज सेकेंडरी सेक्टर। और उसके बाद में ग्रोथ हुआ है किसका? प्राइमरी सेक्टर का। तो ये चीजें दिखाते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर में। तो सबसे ज्यादा चेंजेस कहां पर है? सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में है। किसके कंपैरिजन में? प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में। तो होप ये चीज आपको क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी कि हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है उसका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ते जा रहा है। अभी हम ये देखेंगे, ये तो हमने क्या देखे थे? जीडीपी की बात करे थे, यानी हमारे इकोनॉमी में, हमारे जीडीपी में कौन से सेक्टर से कितना
पैसा आता है, कितना इनकम आता है, इस बेसिस पर कर रहे थे। अभी यहाँ पर देखेंगे कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। अभी यहाँ पर देखेंगे जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना शेयर है, कितना शेयर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनकम में कितना शेयर है। तो ये जो हमने जो क्या लिए है, फिगर्स लिए, डेटा लिया हुआ है, ये 1977, 1978 और 2017 एंड 18। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव ओल्ड वर्जन बुक, तो यहाँ पर ये जो ईयर रहेंगे ये अलग रहेंगे। जिसके पास में नया वर्जन का बुक रहेगा उसके पास में 1977, 78 का एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। हाँ, ऑल द थिंग्स वी टेकन फ्रॉम दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सारी ये जो टेबल्स है, जो डायग्राम्स है, ये जो ग्राफ्स है, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। प्राइमरी सेक्टर क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर का शेयर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 100% है, इसका मतलब ये मान लेते हैं, अभी बिल्कुल इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका मतलब ये मान लेते हैं कि 1977-78 में हमारे इंडिया की जीडीपी 100 रुपीज थी। कितनी थी, 100 रुपीज थी। एक एग्जाम्पल है, आप ये मत बोलना कि सर इतनी कम क्यों थी, है ना। तो 100 रुपीज थी, 100 रुपीज में से प्राइमरी सेक्टर से कितना पैसा आ रहा था, या प्राइमरी सेक्टर का कितना शेयर था। तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर था 40%, यानी 100 रुपए में से 40 रुपए कहां से आ रहे थे, प्राइमरी सेक्टर से आ रहे थे। सेम उसी समय में सेकेंडरी सेक्टर से 100 रुपए में से सेकेंडरी सेक्टर में कितने पैसे आ रहे थे, 12 रुपए आ रहे थे। हमने उसको रुपीस में कन्वर्ट किया है। और टर्सरी सेक्टर से कितने आ रहे थे, 48 रुपीज आ रहे थे। कितने आ रहे थे, 48 रुपीज आ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए इतना हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा क्या है, जीडीपी में शेयर है। अभी ये भी देख लेंगे कि ये जो शेयर है, जो 40 रुपए प्राइमरी सेक्टर से आते, उसके बाद में 12 रुपीज सेकेंडरी सेक्टर से आते, 48 रुपीज टर्सरी सेक्टर से आते। सबसे ज्यादा कहां से आते हैं, टर्सरी सेक्टर से आते। तो ये जो इनकम है ये कितने परसेंट लोगों की है, हमारे इंडिया के कितने परसेंट लोगों की है। तो हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे इंडिया में कितने लोग हैं, 100 पीपल्स आर देयर। कितने, 100 ही लोग हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमने मेंशन करने का प्रयास किया है, 71% लोग, यानी 71 लोग कहां पर काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। कहां पे, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। और 71 लोग कमाकर कितना देते हैं, तो 40 रुपए कमाते हैं। अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात तो नहीं बोलेंगे, मगर लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और कमा कितने रहे हैं, बहुत कम कमा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो 11 लोग कमा रहे हैं 100 में से। हमने 100 में उसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है। 11 लोग कमाते कितने रुपए कमाते हैं, तो सर 12 रुपए कमा लेते हैं। यानी देखिए लोगों के हिसाब से 1 रुपए से प्लस ही कमाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 52-53 पैसा ही कमा रहे थे, अगर पैसा में कन्वर्ट कर दिए तो। देन टर्सरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग करते हैं, तो 18 लोग काम करते हैं 100 में से। और उनका इनकम कितना है, तो 48 रुपीज वो कमा कर देते हैं। तो इस पर से भी हमें समझ में आता है कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं, जीडीपी में शेयर कम है। सेकेंडरी सेक्टर में थोड़े से कम लोग काम करते हैं, मगर प्राइमरी के कंपैरिजन में उनका शेयर क्या है, अगर रेशो में निकाला जाए तो अच्छा है। टर्सरी सेक्टर में तो लोग कम काम करते हैं, मगर शेयर उनका क्या है, ज्यादा है। मूविंग टू द नेक्स्ट बात, तो 17-18 की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में जो 77-78 में 40 रुपीज आ रहे थे 100 में से, ये 100 रुपीज में से 2017-18 में कितने आ रहे हैं, 12 रुपए आ रहे हैं। और ये 12 रुपए कितने लोग कमा कर दे रहे हैं, तो 44 लोग कमा कर दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप ये बोलोगे कि सर ये 71 लोग काम कर रहे थे पहले, अब ये 44 ही लोग कैसे हो गए, तो बाकी के लोग कहां पर चले गए होंगे, वो लोग अभी कहां एंगेज हो रहे होंगे, शायद कुछ सेकेंडरी सेक्टर में गए होंगे, कुछ टर्सरी सेक्टर में गए होंगे। मगर बात करते हैं कि 44 लोग 12 रुपए कमा कर देते हैं, 25 लोग 30 रुपए कमा कर देते हैं, और यहाँ पर 31 लोग 58 रुपए 58 रुपीज क्या करते हैं, कमा कर देते हैं। अब हम पूछते हैं कि भाई साहब सबसे ज्यादा इनकम देने वाला सेक्टर कौन सा है, तो नो डाउट आप सभी बोलेंगे कि सर सबसे ज्यादा इनकम देने वाला सेक्टर हमें क्या दिख रहा है, टर्सरी सेक्टर दिख रहा है, बोलेंगे आप। अब जो ज्यादा इनकम कमा कर देगा
उसका क्या रहेगा, मान सम्मान भी बढ़ जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। आप अपने खुद के घर का एग्जांपल देख लीजिए। हमारे पापा जब ऑफिस से आते हैं या अपने बिजनेस फर्म से आते हैं तो क्या करके आते हैं, अर्निंग करके आते बराबर उनको चाय पूछा जाता है, कॉफी पूछा जाता है, कुछ तो भी स्नैक्स वगैरह के लिए पूछा जाता है, और उनका कंफर्ट जोन का ध्यान रखा जाता है क्योंकि वो कमा कर आए, राइट। तो दूसरा भी एग्जांपल ले लेते, अरे आपका एक खुद का एग्जांपल ले लेते। दूसरा एग्जांपल मान लेते आप कमाते नहीं है मगर आप क्या करते हैं, बहुत होशियार बच्चे, बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हैं, तो आपको क्या होता है, हर जरूरत को आपको क्या की जाती है, पूरी की जाती है। अब वहां पर पैसे की बात नहीं है, हर जरूरत की आपकी पूरी की जाती है। आपने 5 का चॉकलेट बोले 5 का मिल जाएगा, 50 का बोले 50 रुपए की चॉकलेट मिल जाएगी, जैसे आपने कपड़े बोले वैसे कपड़े आपको मिल जाते। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छा करते, तो आप भले पैसे कमा कर नहीं देते मगर आप अच्छा कर रहे तो आपका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी आपको इंपॉर्टेंस देना लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा चेंजेस कहां पर मिलते हैं, टर्सरी सेक्टर में मिलते हैं। उसका हमारे जीडीपी में शेयर बहुत क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब बढ़ते अगर जा रहेगा तो जाहिर सी बात है हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में किसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक के तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो इंपॉर्टेंस क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, इंपॉर्टेंस बताने के लिए टोटल 4 पॉइंट्स दिए हुए। सो 4 पॉइंट्स आपको दिए, तो कैसे दिए कि पहली बात तो ये कि जो टर्सरी सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में नए नए सर्विसेज क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। आपने देखे होंगे कि बहुत, अगर 40-50 साल की पहले की बात करेंगे तो टर्सरी सेक्टर में आईटी सेक्टर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, मगर अभी आईटी सेक्टर में भी क्या हो गया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। वो एक मेजर पार्ट हो गया किसका, टर्सरी सेक्टर का। सेकंड, टर्सरी सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होते जा रहा है। आपने देखे होंगे कि पहले हमारा पर हेक्टर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का क्या था, कम था, मगर जैसे ही टर्सरी सेक्टर में हमने क्या किया, नए नए इन्वेंशंस किए, नए नए खोज किए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। आपने देखे होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें आ गई। ये तो जैसे ही सेकेंडरी सेक्टर का, ये सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर का जब क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसको उसका क्रेडिट किसको जाता है, सर्विस सेक्टर को जाता है, क्योंकि हमने पहले टॉपिक में देखा था ऑल 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। मगर जैसा ही टर्सरी सेक्टर का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तीसरी चीज ये दिया है कि जैसा ही हमारा क्या होगा, टर्सरी सेक्टर क्या होगा, ग्रो करेगा, तो उसके साथ साथ हमारा क्या होगा, इनकम भी बढ़ेगा। इनकम अगर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, और नई नई चीजों की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। मान लेते आपको 1 करोड़ का पैकेज लग गया, कितना पैकेज लग गया, 1 करोड़ रुपीस का पैकेज आपको मिल गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। तो आप क्या करेंगे, टच पैड वाला मोबाइल फोन यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको तो नए नए वेराइटीज के क्या होना, हाँ बिल्कुल आईफोन्स होना, जितनी महंगी से महंगी चीजें, गाड़ी, कपड़े, सब ब्रांडेड काम हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब इनकम हमारा बढ़ जाता है तो नई नई गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपने देखे होंगे जिसके पास में पैसा है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ चीजें क्या करते रहते हैं, ऑर्डर करते रहते हैं, उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से टर्सरी सेक्टर में हमारा इंपॉर्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। होप आपको ये सारी चीजें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। देन मूविंग टू द अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो अब यहाँ पर ये भी आप देखे होंगे कि थोड़ा सा चीज हम आपको बता दें कि जो टर्सरी सेक्टर होता है, ये टर्सरी सेक्टर में काम करने वाले हर लोग प्रॉस्पर होंगे या हर लोग डेवलप ही रहेंगे, उनका इनकम बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसी भी बात नहीं है। जैसा मान लेते हैं डॉक्टर्स की बात करते हैं, इंजीनियर्स की बात करते हैं, दिस पीपल्स आर कम इन द कैटेगरी ऑफ टर्सरी सेक्टर। इनका इनकम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मगर वही टर्सरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसा
अर्बन एरिया से रूरल एरिया में रिपेयर पर्सन है या जो ट्रांसपोर्ट पर्सन है, जो ड्राइवर्स वगैरह का काम करते हैं, उनकी इनकम उतनी नहीं होती। इसका मतलब टर्शियरी सेक्टर में जो भी काम करता है उनका इनकम बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता। बस हमें क्या देखना है कि टर्शियरी सेक्टर का जो शेयर है हमारे जीडीपी में वो बहुत क्या है, ज्यादा है। ठीक है, देन उसके बाद में देखेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या देखेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट तो हमने सुना है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर का मतलब होता है कम, है ना। तो इजीली कैसे करेंगे? अब एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं एक किसान है, मिस्टर मिसेस किसान है और उनके दो बच्चे हैं, उनके दो बच्चे हैं। इनके पास में 3 हेक्टर्स क्या है, 3 हेक्टर्स क्या है, खेती है। अब ये जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो ये जो 3 हेक्टर्स ऑफ लैंड, इसका कल्टीवेशन का जिम्मा किसका था? ये दोनों ही किसानों का था। ये खेती कर लेते थे। उसके बाद में क्या हो गया, इनके पहले बालक की पढ़ाई क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। पहले बालक की पढ़ाई क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। पहले बालक की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में उसने बहुत कुछ प्रयास किया मगर उसको रोजगार नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। तो न चाहते हुए उसने क्या कर दिया, अपने खेती में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो 3 लोग थे, 3 लोग 3 हेक्टर्स में से मान लेते हैं 50 क्विंटल क्या करते थे, 50 क्विंटल क्या करते थे, प्रोडक्शन लेते थे। अब 50 क्विंटल लेते थे, इसका मतलब इनका ये 25 क्विंटल ले सकते, ये 25 क्विंटल ले सकते। जब इनका बालक आ गया, इनका लड़का आ गया तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 52 क्विंटल हो गया। अब जबकि इसके आने से होना कितना चाहिए था, होना कितना चाहिए था, 75 क्विंटल होना चाहिए था, मगर हुआ कितना, 52। अब मान लेते हैं कि ये लड़के को आप अगर उसके खेती में काम करते देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, हाँ इसके पास तो काम है। अरे इसके पास तो काम है मगर वो जो वर्क जो कर रहा है वो पूरी तरीके से उसका यूटिलाइज हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन आती है कि वी आर नॉट गेटिंग चांस, वी आर नॉट गेटिंग चांस टू अप्लाई और फुल एफर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। क्योंकि क्या होगा, इसके काम करने से ये जितना काम कर रहे थे वो भी अभी थोड़ा थोड़ा आराम करना शुरू करेंगे, चलो अब लड़का आ गया थोड़ा सा वो भी देख लेंगे, तो फुल्ली वर्क कोई भी नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लगता है कि आपको एक एग्जांपल से शायद नहीं समझ में आए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अर्बन एरिया का, क्योंकि हमारे वीडियो देखने वाले बच्चे दोनों एरिया से बिलोंग कर सकते हैं। तो अर्बन एरिया का लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं बिजनेसमैन का लड़का है, एक होटल मालिक का लड़के का नाम लेते हैं। उसने अपना स्टडीज कंप्लीट कर दिया और स्टडीज कंप्लीट करने के बाद में उसको कोई जॉब नहीं लगा है, उसके पास में कोई काम नहीं है, तो कहाँ पर जाएगा, अपने होटल में जाएगा। अब अपने होटल में जाएंगे तो क्या प्लेट्स वगैरह धोएगा, बिल्कुल नहीं धोएगा, क्योंकि वो मालिक का लड़का है। तो वो क्या करेगा, अब उसको कुछ ना कुछ तो काम चाहिए। तो आपने बहुत बार देखे होंगे कि उसके जो फादर रहते हैं, उसके जो पापा रहते हैं, वो जो गल्ला बोलते हैं, कलेक्शन सेंटर, उसके पास में बिठा लेते हैं। और वो क्या करता है, मालिक क्या करता है, टेबल नंबर 1 का 50 रुपीज काटना, टेबल नंबर 2 1050 रुपीज। तो और वो क्या करता है, वो सिर्फ बताते रहता है और उसका अमाउंट लेता है और उसको जो भी पैसे रिटर्न जाते होंगे या लेना होगा वो देते रहता है। अब यहाँ पर देखिए, जब वो लड़का उस गल्ले पर नहीं बैठा था तो अकेला वो मालिक क्या कर लेता था, काम संभाल लेता था। अभी क्या हो गया, उसी में 2 लोग काम कर रहे हैं, यानी फुल्ली एम्प्लॉयड कोई भी नहीं है, फुल्ली एम्प्लॉयड कोई भी नहीं है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो और दूसरा जो एग्जांपल था ऑलरेडी खेती का लिया है, ये कौन से एरिया का होगा, रूरल एरिया का होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इसी की प्रकार की एक और सिचुएशन आती है जिसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है कि लोग काम तो करते दिखते हैं मगर उनका शेयर कितना हो जाता है, प्रोडक्शन में 0 हो जाता है। उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छिपी बेरोजगारी। क्या बोलते हैं,
छिपी बेरोजगारी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट के साथ में और एक वर्ड आता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी। वहां पर भी एज पर द पोटेंशियल द पर्सन इज अनएबल टू गेट वर्क, उसको हम बोलेंगे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात कर रही है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के लिए बिल्कुल नहीं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में, कौन से सेक्टर में, तीनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की, जनरेट करने की क्या है आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक, जो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो सभी लोगों को काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट हैव टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अभी कौन क्रिएट करेगा, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अभी हम बात करते हैं, तो जैसे किसान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। अब एक किसान था, उसके दो बेटे थे, वो किसान का नाम है, मान लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लक्ष्मी, उस आपके टेक्स्ट बुक में जो किसान का नाम दिया है लक्ष्मी दिया हुआ है। लक्ष्मी के पास में 2 हेक्टर अनइरिगेटेड लैंड है, जिसमें इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, रेनफॉल बेस्ड है। तो ऐसे समय में क्या होगी कि वो एक ही फसल ले पाएंगे, क्योंकि रेनफॉल में रेनी सीजन में ही फसल होंगी, उसके बाद में क्या करेगी, वो खाली रहेगी, आइडल बैठी रहेगी। तो सपोज अगर उस लक्ष्मी के लैंड को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, वो पहली फसल बहुत अच्छे से निकालेगी, उसके बाद में सेकंड फसल भी निकाल सकती है, जिसको हम रबी फसल बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। हो सकता है तीसरी भी फसल निकाल ले, जायद क्रॉप। अब क्या होगा, ये जो लक्ष्मी के पास में एक ही फसल पहले निकालती थी और उसके बाद में खाली रहती थी, अब उसको खरीफ सीजन में भी काम मिल रहा है, रबी सीजन में भी काम मिल रहा है, जायद सीजन में भी काम मिल रहा है। ऐसा भी हो सके कि उसको दूसरे भी लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़े। तो लक्ष्मी को तो पूरा साल भर काम मिला, साथ ही साथ में दूसरे भी लोगों को काम मिला, सिर्फ इसके कारण, जस्ट टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू हर लैंड। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट अगर क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। ये हो गया प्राइमरी सेक्टर का। अभी हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो जितने भी अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज है, वहां पर गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, नए नए फैक्ट्रीज लाना चाहिए, नए नए कारखाने लाना चाहिए, नए नए बिजनेस शुरू करना चाहिए, नए नए उद्योग शुरू करना चाहिए। जहां पर भी जैसा मान लेते हैं कि राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो राइस मिल्स ओपन करना चाहिए। जहां पर भी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना है, तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटीज बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जिम्मेदारी किसने उठाना चाहिए, गवर्नमेंट हैज टू टेक सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। अभी हम मूविंग टू द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में भी भले उसका जीडीपी में शेयर है, मगर टर्शियरी सेक्टर में भी बहुत सारे लोग अभी भी काम करने के लिए क्या है, क्यू में लगे हुए, लाइन में लगे, दे हैविंग एबिलिटी बट दे आर नॉट गेटिंग चांस। तो सर्विस सेक्टर में भी जॉब क्रिएट करने की आवश्यकता है। और ये जॉब कौन क्रिएट करेगा, सेम आंसर आएगा, गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट जॉब। जैसा प्लानिंग कमीशन को पहले प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, अभी उसको क्या बोलते हैं, नीति आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीति आयोग बोलते हैं। आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। तो ये नीति आयोग ने जो सर्वे किया है, और उस सर्वे करने के बाद में नीति आयोग ने ये बोला है कि सिर्फ हर एरिया में, इंडिया के हर एरिया में जहां जहां पर जरूरत है, वहां सिर्फ क्या कर दे, सिर्फ स्कूल ही खोल दे। जहां जहां पर आपने देखे होंगे बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि स्कूल का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो स्कूल ही अगर खोल दे हर एरिया में जहां पर रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा बोला है कि अकेले एजुकेशन सिस्टम में ही 20 लाख जॉब या 20 लाख टीचर की क्या हो सकती है, और अपॉइंटमेंट हो सकती है। और टीचर कौन सा कैटेगरी में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। सो इस प्रकार से गवर्नमेंट क्या कर सकता है, नए जॉब क्रिएट कर सकता है। सो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, इसका आंसर आएगा क्या आएगा,
In primary sector, government should provide this facility. In secondary sector, government should provide this, and in tertiary sector or service sector, government provide this. तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद में डिविजन्स ऑफ सेक्टर क्या दिया हुआ है, डिविजन्स ऑफ सेक्टर। अब डिवीजन ऑफ सेक्टर तो हमने पहले भी देखा था, मगर वो कौन से बेसिस पर देखा था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर डिवीजन ऑफ सेक्टर देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, डिवीजन ऑफ सेक्टर देखेंगे, मगर कौन से बेसिस पर है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्लियर कट बिल्कुल ऐसा नहीं दिया है, मगर आप नोट कर सकते हैं, हम हैं, कोई टेंशन नहीं है। सोशल पर बने रहे, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक भी पहुंचाइए। सो डिवीजन ऑफ सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड जो क्या है डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है किसका, सेक्टर्स का, एक कौन से बेसिस पर है, नेचर ऑफ वर्क। पहला प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कौन से बेसिस पर था, नेचर ऑफ एक्टिविटीज, एंड दिस सेक्टर्स वी मे क्लासिफाई और डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। उनका वर्क का नेचर कैसा है, इसको समझाने के लिए सेम एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे, यानी बहुत सारे एग्जांपल्स हम खुद के लेते हैं, मगर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम फुल्ली कवर करते हैं। वहां पर आपको दो लोगों का क्या दिया है, वर्किंग नेचर दिया हुआ है। कौन कौन से है, आपने शायद टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है। एक है कांता, चलो बात कर लेते हैं। ये है कांता और दूसरा है कमल। कौन है, कमल। अब अपने दोनों की क्या करेंगे, डेली रूटीन देखेंगे। कांता 9:30 बजे, कितने बजे, 9:30 बजे 9:30 AM को क्या करती है, अपने ऑफिस में जाती है। कब तक काम करती है, टिल 5:30 PM तक काम करती है। कमल की बात करते हैं, कमल कितने बजे जाता है, तो कमल अर्ली मॉर्निंग 7:30 को अपने ऑफिस नहीं बोलेंगे, अपने दुकान जाता है। और कब तक काम करता है, टिल 8 PM। और कभी कभी तो आपने देखे होंगे कि कोई शॉपिंग करने गए होंगे दुकानों में और बहुत लेट चले गए, तो मालिक आपको ऐसा बोलता है क्या, नहीं आप कल आइए, अभी हमारा दुकान बढ़ाने का समय हुआ है या घर जाने का समय हुआ है, बोलता है, बिल्कुल नहीं बोलता। वो क्या बोलता है, अरे साहब जी आए हैं, सर आए हैं, मैडम आए हैं, इनको क्या करिए, जो लगता है वो दिखाइए। तो ये 8:50 में, अगर ऑफिस में आप देखे होंगे कि हमारे साहब क्या बोलते हैं, सर आप कल आइए क्योंकि अभी ऑफिस छूटने का समय हो चुका है। सो कांता जाती कितने बजे, 9:30, आती कब है, 5:30 को। और कमल 7:30 को जाता है, 8 PM तक काम करता है। तो इनके जो वर्किंग आवर्स किसके ज्यादा है, कांता के या कमल के, कमल के वर्किंग आवर्स क्या है, ज्यादा है। देन उसके बाद में ये जो कांता है, इसको संडे के दिन या कोई भी दूसरे अदर जो हॉलीडेज रहेंगे उसके दिन जाने की आवश्यकता नहीं है, और उस दिन का इसको क्या मिलती है, सैलरी भी मिलती है। अब जिस दिन नहीं जाते उस दिन की सैलरी भी मिलती है, उसको बोलते हैं पेड हॉलीडेज। उसको क्या बोलते हैं, इट इज पेड हॉलीडेज। तो पेड हॉलीडेज किसको मिलते हैं, कांता को मिलते हैं। कमल जिस दिन जाएगा उसी दिन के उसको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। तो इनको पेड हॉलीडेज नहीं है। वर्किंग आवर्स इसके कम है, इनके ज्यादा है। पेड हॉलीडेज इनको है, इनको नहीं है। इनका जो EPF है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये बराबर एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स को कटते रहता है, और इसका जो एम्प्लॉयर है उसका भी शेयर इसको मिलते रहता है। ये EPF और GPF फैसिलिटी से कोसों दूर है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देन तीसरी चीज देखेंगे कि जब कांता का क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ था, तो इसको बकायदा क्या मिला था, अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला था। और अपॉइंटमेंट ऑर्डर में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, डिस्क्राइब की गई थी, बताई गई थी। और जब कमल को जब जॉब मिला था तो कुछ नहीं हो सकता है, कमल सेठ जी को पूछने गए होंगे, सेठ जी जरूरत है क्या किसी आदमी की, सेठ जी ने बोला हाँ अभी से काम करने लग जा।
तो इसको जब ज्वाइन हुआ था तो कोई भी इसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर नहीं बताई गई थी। जब कांता जहाँ पर वर्क कर रही है वहां पर उसके पीने के पानी के लिए या अदर फैसिलिटीज भी क्या है अवेलेबल कराई गई है। और कमल के यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज को कहीं ना कहीं क्या किया जाता है निग्लेक्ट किया जाता है। कांता का जो जॉब है वो परमानेंट जॉब है और कमल का जो जॉब है वो परमानेंट जॉब नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके मालिक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं एक दिन कमल ने चाय लेकर गया और चाय का कप उसके हाथ से गिरकर फूट गया, मालिक को गुस्सा आ गया, मालिक ये भी बोल सकता है कि जा कल से काम पे मत आना, तो इसको जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। अब आपने बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे। कमल और कांता को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो ये जो सेक्टर आता है ये सेक्टर कहां पर आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। कहां पर आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। और कमल वाला जो सेक्टर आएगा वो कहां पर आएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला आएगा। आपको स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो क्या करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर द वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड। अनऑर्गेनाइज में क्या करेंगे लिखेंगे हम वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड। उसके बाद में क्या करेंगे पेड हॉलीडेज आर गिवन, इधर पेड हॉलीडेज नॉट गिवन। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेल डिस्क्राइब, इधर टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट वेल डिफाइंड। उसके बाद में हियर इज जॉब सिक्योरिटी बिकॉज कांता हैविंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर, इधर लिखेंगे हम देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। एक भी देखेंगे कांता को जो सैलरी मिलती है हमारे गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस पॉलिसी लाई है, इतनी मिनिमम वेजेस पॉलिसी लाई है, तो कांता की सैलरी कम से कम 18,000 के ऊपर रहती है। और कमल जैसे जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी लगभग 10,000 से ही क्या होती है स्टार्ट होती है, कहीं तो छोटे छोटे शहरों में कम भी होती है। सो इनकम इज मोर, इनकम इज लेस। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं सेक्टर में आते हैं। ये कौन से बेसिस पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। 2 सेक्टर में उसको कन्वर्ट करते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देन उसके बाद में यहाँ पर भी दिया है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले जैसे कमल जैसे जो लोग हैं इन पर क्या हो रहा है कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, इनको प्रोटेक्ट कैसा करें। तो फिर से हमारा एक ही आंसर आएगा कि गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट दोज हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो गवर्नमेंट कैसा उनको क्या करे प्रोटेक्ट करे। तो गवर्नमेंट उनको क्या करता है उनके लिए अलग अलग रूल्स बनाता है। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, उसको मनरेगा बोलते हैं। महात्मा गांधी नेशनल क्या रोजगार गारंटी होगी ना, मनरेगा बोलते हैं। MGNRENA जो कब एप्लीकेबल हुई थी 2005 में। यहाँ पर होता क्या है मनरेगा में, तो यहाँ पर कम से कम 100 डेज का वर्क क्या किया जाता है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। कब एनुअली, 1 साल में कम से कम 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाता है। और गवर्नमेंट अगर सपोज अगर उनको 100 डेज का वर्क अगर प्रोवाइड नहीं कर पाता तो भी गवर्नमेंट उनको क्या देता है कंपेंसेशन के रूप में 100 दिन का पैसा देता है। ये पॉलिसीज कहाँ पर है मनरेगा की, जो कहाँ पर अप्लाई हुआ था, कब अप्लाई हुआ था 2005 में अप्लाई हुआ था। देन उसके बाद में हमारा टॉपिक का लास्ट के तरफ में आते हैं टर्म्स ऑफ ओनरशिप। तो ये भी सेक्टर कौन क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखो पहला कौन से बेसिस पर किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क कौन सा करे थे हमने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फिर से 2 सेक्टर में हम इसको क्या कर सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अब ये ऑनरशिप यानी क्या कि कोई भी सर्विसेज हु ओन्स एसेट
एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस। इस बेसिस पर किया जाता है। हु ओन्स एसेट, यानी वो जो एसेट्स है वो किसके मालकियत में आती है, और हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सर्विसेज। ये दोनों का आंसर, अगर ये पहले का आंसर अगर गवर्नमेंट आएगा, यस गवर्नमेंट ओन द एसेट और गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। इसका आंसर अगर आएगा हु ओन्स द एसेट, ये आएगा नहीं जी, प्राइवेट आदमी ने, रामडाले सर ने एसेट क्या किया है, ओन किया हुआ है, और सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, रामडाले सर ही करेंगे जी। तो रामडाले सर कौन है, एक इंडिविजुअल है। तो ऐसा जो सेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की जिस बात करते हो, जैसा हो गया रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करेंगे तो टिस्को कंपनी, RIL, रिलायंस ग्रुप की जो कंपनी है, ये सब काम में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। हमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने अकेले ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू अर्न मोर प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रयास करेंगे। अब ज्यादा का ज्यादा प्रॉफिट अगर कमाने का प्रयास करेंगे तो गुड्स और सर्विसेज की कीमतें जो है, प्राइजेस है, वो क्या हो जाएगी, राइज हो जाएंगी। लोगों को उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा गिनना पड़ेगा। मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि रेलवे अगर हमारे खुद के अंडर में आ गया और हमने डिसाइड कर लिया कि दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए आपको जो फेयर है वो कितना लगेगा, नहीं भाई साहब आपको तो 10,000 ही लगेगा। क्यों? मुझे मालूम है दिल्ली से अगर कोलकाता जाना है तो उसको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट के मींस का यूज करना ही पड़ेगा। जबकि रेलवे मेरे अंडर में आता है, तो मैंने डिसाइड कर दिया कि कितना रुपीस देना पड़ेगा, 10,000 रुपीस फेयर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ही क्या है, टू अर्न मोर प्रॉफिट। वहीं पर पब्लिक सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टू अर्न मोर प्रॉफिट नहीं होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू हुम, टू द पीपल ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेस। उनका उद्देश्य क्या रहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट भी कमाएंगे ना लॉस में भी जाएंगे। जितने की जरूरत है उतने ही कॉस्ट के ऊपर क्या करना, पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। यानी पब्लिक वेलफेयर एक इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, पब्लिक सेक्टर का रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू अर्न मोर प्रॉफिट रहेगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे सो ये जो पब्लिक सेक्टर की जो फैसिलिटीज है ये किसने प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि जब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में क्या होता है, अनेबल होता है या कम पड़ जाता है, तब कहीं जाकर वहां पर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर आता है। आपने देखे होंगे, कोई आपको मान लेते हैं 25-50 किलोमीटर के शहर में जाना है, गवर्नमेंट बसेस अगर अवेलेबल नहीं रहेंगी तो फिर क्या करते हैं हम, प्राइवेट व्हीकल से क्या करते हैं, वहां तक का सफर करते हैं। और प्राइवेट व्हीकल्स में क्या होता है, आपको देखे होंगे, आप एक तो एग्जांपल ले रहे, बहुत ज्यादा लोग भी भरते हैं, कंफर्ट जर्नी नहीं होती है, और चार्जेस भी उनके क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ऐसे समय में ये जो मैक्सिमम जो फैसिलिटीज है वो किसने प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। होप आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर्स है बहुत अच्छे से समझा होगा। मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि हमारा वीडियो देखने के बाद में अगर आप एक बार अगर टेक्स्ट बुक देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक देख लेते हैं, तो आपको किसी चीज के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बड़ी जल्दी आपके लिए हम नोट्स भी लेकर आ रहे हैं। आप हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, गुड डे।